हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन। चलिए फिर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था वांग जी जो कि अपने रूम में जाकर सो चुका था एंड वीइंग जो कि उस रूम से जा चुका था, दूसरे रूम में शिफ्ट हो चुका था। एंड अब सुबह हो चुकी थी और रात बीत चुकी थी। सुबह का टाइम था। वांग जी और वीइंग दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पे थे और ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उन दोनों के बीच में एक अजीब सा साइलेंस था जो कि घर के मेट्स भी भाप रहे थे। उन्हें भी लग रहा था कि कुछ तो बात है। उन दोनों मास्टर के बीच में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ही शांत है। शायद उन दोनों के बीच में किसी तरह का झगड़ा हुआ हो, लेकिन उन दोनों ने कभी भी उन्हें झगड़ते हुए नहीं देखा था। घर के किसी मेट्स ने नहीं देखा था कि वांग जी विंग से झगड़े या फिर विंग वांग जी से झगड़े। उन्हें ये मानना मुश्किल लग रहा था, लेकिन कपल्स है, कुछ भी हो सकता है। वो लोग अपना काम कर रहे थे। वांग जी फाइनली अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लेता है। वो अपने टेबल से खड़ा होता है और विंग को ग्रीट करता है कि अब वो कॉलेज जा रहा है। विंग उसे देखता है और उसके इतने फॉर्मल ग्रीट क्या रिप्लाई एक नोट से देता है। वो अपने सर को झुकाता है और हाँ की तरफ इशारा करता है। वांग जी से देखता है और एक स्माइल करके वहाँ से निकल जाता है। सामने ही गेट पे ही बोविन खड़ा था जो कि वांग जी को लेने के लिए आया था। वो वांग जी के साथ उसके कॉलेज जाते हुए अपने ऑफिस जाना चाहता था। विंग जो कि वांग जी को सी ऑफ करने के लिए मेंशन से बाहर आ रहा था। उन दोनों को साथ में आते हुए देख के वो उन दोनों को ग्रीट करता है। लैंजन भी उससे ग्रीट करता है और विंग उसे नोट करता है। लैंजन कहता है कि मैं जा रहा हूँ। विंग इंतज़ार कर रहा था लैंजन के हक का और उसके किसका कि वो उसे हक करके नॉर्मली जैसे कि वो जाता है वो जाएगा, लेकिन लैंजन कुछ भी नहीं करता है ऐसा। वो कार में जाता है। बोविन उसके लिए कार का डोर ओपन करता है एंड लैंजन अपने कार में जाके बैठ जाता है। बोविन उसके साथ उसके सीट के पास ही बैठता है और वो दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। विंग बस ये सब खड़ा होकर देखते रह जाता है। उसके लिए ये सब काफ़ी अजीब था। वो चाहता था कि लैंजन ऐसी कोई भी हरकतें ना करे जिससे उसे प्रॉब्लम हो या लैंजन अपने रिश्तों को उसके साथ किसी भी तरह से सोचे। लेकिन आज जब लैंजन ने उसे इस तरह इग्नोर किया या इस तरह से उसके साथ बिहेव किया तो उसे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ये सब काफ़ी अजीब फील करवा रही थी। विंग अपने सर पे थोड़ा सा पेट करता है और सोचता है वो ये सब क्या सोच रहा है। वो ड्राइवर को बुलाता है और वो खुद अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। यहाँ पर बोविन एंड लैंजन कार में थे। लैंजन आज काफ़ी शांत और बुझा बुझा लग रहा था। बोविन भी ये सब नोटिस कर रहा था और वो पूछता है क्या हुआ लैंजन, क्या तुम ठीक हो? लैंजन बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वो लोग इसी तरह से नॉर्मली बात कर ही रहे थे कि वो लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं। लैंजन डोर को ओपन करता है और नीचे उतरता है। वो कहता है रुको मैं भी आ रहा हूँ, मुझे कम से कम तुम्हें गेट तक तो छोड़ने दो। लैंजन कहता है कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। बोविन हंसता है और उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। वांग जी अपने टीचर को देखता है जो कि अपनी कार से उतर के अपने कॉलेज की ओर बढ़ रही थी। वांग जी उसे देख के ग्रीट करता है। मिस चिंसू भी उसे देखती है और उसे ग्रीट का जवाब देती है। बोविन जो कि उन दोनों को देख के अब थोड़ा सा स्माइल करता है। वो मिस चिंसू के सामने आते ही बिल्कुल स्टिफ हो जाया करता था और उसकी सांसें गहरी हो जाया करती थी। वो उनसे कुछ कह ही नहीं पाता है। मिस चिंसू उसे देखती है और मिस्टर बोविन करके उसे ग्रीट करती है। बोविन ग्रीट का जवाब देता है लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा होता है। उस टाइम के लिए बोविन एंड मिस चिंसू बिल्कुल शांत खड़े थे। मिस चिंसू इंतज़ार कर रही थी कि बोविन कुछ कहेगा या कुछ बातों का कुछ जवाब देगा, लेकिन जब बोविन ने किसी भी तरह की बातों को करने का स्टार्ट नहीं किया। लैंजन देखता है और वो कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए, मैं जा रहा हूँ, क्लासेस के टाइम हो रहा है। मिस चिंसू भी अपनी गेट से बाहर आ जाती है। वो भी लैंजन की तरफ देखती है और कहती है मैं भी तुम्हें ज्वाइन करती हूँ। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर बोविन खड़ा होकर सब कुछ डाउनफाउंड देखते रह जाता है कि क्या उसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो बात क्यों नहीं कर पाया। उसकी माउथ क्यों नहीं ओपन होती है मिस चिंसू के सामने। वो उनके लिए इतना ज़्यादा अच्छा मतलब इतना ज़्यादा फील करता है, इतना अट्रैक्शन फील करता है, फिर भी वो उन्हें कुछ कह नहीं पाता है। लैंजन मिस चिंसू की तरफ देख रहा था और उनके फेस को देख रहा था कि वो उनके फेस पर क्या एक्सप्रेशंस है, लेकिन उसे उसके फेस में किसी भी तरह का अलग एक्सप्रेशन नहीं दिखता है। वो दोनों क्लासेस में आ जाते हैं। न्यू हुशैंग जो कि क्लास में बैठा हुआ था वो लैंजन को देख के हैंड को वेव करता है। लैंजन वहीं उसी सीट में जाके बैठ जाता है जहाँ न्यू हुशैंग बैठा हुआ था। वो उसके पास जाके बैठता है और उससे मिलता है। न्यू हुशैंग उससे मिल के एक दूसरे को ग्रीट करता है एंड वो लोग इस क्लासेस को स्टार्ट कर देते हैं। अब वो लोग दोनों लंच ब्रेक में कैंटीन में थे। कैंटीन में बैठे हुए वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। निशान बताता है मैंने तुम्हें जो बताया था तुमने वो किया कि नहीं। लैंजन कहता है कि हाँ मैं सब ट्राई कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। निशान कहता है कि हाँ तुम्हें अपने अंकल को इग्नोर करना है।
और उन्हें उनके ज़्यादा पास जाके चीज़ ही नहीं बनना है। भूल जाओ कि तुम्हारा अंकल है, भूल जाओ तुम्हारा अल्फ़ा है, सब कुछ भूल जाओ। वांग जी कहता है कि हाँ मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, अब आगे भी बोलो। तभी नियोशान अपने बैग को ओपन करता है। बैग को ओपन करने के बाद वे अपने बैग से एक बॉक्स को बाहर निकालता है। वो बॉक्स काफ़ी पतला सा था और लॉन्ग था। वांग जी को समझ नहीं आता है कि इस पैकेज में क्या है, ये इस बॉक्स में क्या है। नियोशान कहता है कि ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें इस चीज़ को उस पार्टी में वेयर करना है जिस पार्टी में तुम कल जाने वाले हो। लैंसन कहता है कि क्या मतलब है, इसमें क्या है। वो कहता है कि ये एक सरप्राइज़ है, तुम्हें इसे कल ओपन करना है और तुम्हें ये सब कर ही देखना है कि इसमें क्या है, इसे वेयर करना बिल्कुल मत भूलना। नियोशान ये कह के वांग जी को एक विंक करता है। वांग जी देखता है और उसे समझ नहीं आता है। अब वांग जी कॉलेज से वापस मेंसन आ चुका था। मेंसन में बैठ के वो उस बॉक्स को देख रहा था और अब वो उसके फेस टमाटर की तरह रेड हो चुके थे। वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, इस बॉक्स में क्या ही देख लिया है उसने। और वो कंफ्यूज था कि वो क्या करे, उसे इसे वेयर करना भी चाहिए कि नहीं। वो पार्टी में वो काफ़ी कंफ्यूज था। वो तुरंत अपने मोबाइल को ओपन करता है और नियोशान को कॉल करता है। नियोशान से लंबी बातें करने के बाद नियोशान उसे कन्विंस करता है कि उसे इसे वेयर करना है और नियोशान जो कह रहा है उसे मानना है, वो उसके प्लान को ख़राब ना करे। वांग जी उसकी बातों को सुनता है और उस बातों को समझता है। वो कहता है कि ठीक है, अगर ये मेरे अंकल बे को पाने का एक सीढ़ी है या इस सीढ़ी का रास्ता है तो वो इस बात को ज़रूर मानेगा और ज़रूर उसे ट्राई करेगा। यहाँ उनकी बातें हो ही रही थी तभी मेंसन का हॉर्न बज जाता है। मेंसन का हॉर्न बजते ही लैंसन अपनी जगह से खड़ा होता है और वो भागते हुए विंग को ग्रीट करने के लिए जा रहा होता है कि विंग आ गया। वो अपने रूम से बाहर निकलता है और भागते हुए जा रहा होता है। तब उसे कुछ याद आता है और वो रुक जाता है। वो रुक के अपने कदमों को थोड़ा धीरे कर लेता है। वो धीरे धीरे करके अब मेंसन से बाहर जा रहा था। यहाँ विंग जो कि अपने कार से बाहर निकलता है, वो पहली बार ये नोटिस करता है कि लैंसन भागते हुए नहीं आया है और उसने उसे हक कर नहीं किया है और उसे ग्रीट नहीं किया है। उसे ये सब काफ़ी अजीब लगता है। उसे घबराहट होने लगती है कि क्या वांग जी ठीक है, क्या सब कुछ ठीक है। वो तेजी से कदमों से मेंसन की ओर जा रहा होता है। वो जब मेंसन के गेट तक आता है तो वो देखता है कि लैंसन मेंसन के गेट के पास आ रहा है अपनी धीमी धीमी कदमों से। वो उसे देखता है और समझ आता है कि लैंसन तो आ ही रहा था, वही ज़्यादा सोच रहा है। वो इंतज़ार करता है अपनी बाहें फैला के कि लैंसन आएगा और उसे वो कैच कर लेगा, उसे हक कर लेगा। लेकिन लैंसन जो कि नहीं पड़ता है, वो एक ग्रीट करता है और विंग को कहता है, हेलो अंकल, आप आ गए। आप वो ऐसा कह के बिल्कुल चुप हो जाता है। विंग भी अपनी जगह पर स्टिफ हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि लैंसन ने ये क्या कहा। क्या लैंसन उसे पहले की तरह हक नहीं करने वाला है। तभी विंग सोचता है कि उसी ने तो सोचा था। अच्छा है कि लैंसन उसे दूरियां बना रहा है, अच्छा है वो बातों को समझ रहा है, अब उसके लिए सब कुछ ईजी हो जाएगा। विंग सोचता है, लेकिन स्माइल करता है। वो धीरे धीरे लैंसन की तरफ बढ़ता है और कहता है, हेलो, चलो मेंसन के अंदर चलते हैं। लैंसन भी ये सुनता है, एक स्माइल देता है और फिर वो दोनों साथ में मेंसन के अंदर आ जाते हैं। अब वो दोनों सोफे पे बैठे हुए थे। विंग कहता है कि लैंसन तुम्हारा आज का दिन कैसा गुजरा। लैंसन बताता है कि हाँ सब कुछ नॉर्मल रहा, सब कुछ अच्छा था। वो दोनों काफ़ी फॉर्मली बातें कर रहे थे। विंग भी अपने ऑफिस के बारे में थोड़ी मोड़ी बातें वह लैंसन से कर रहा था। वो लैंसन से बातें करना चाहता था क्योंकि कल सुबह से उसने कोई भी बातें नहीं की, मतलब आज सुबह से उसने लैंसन से किसी भी तरह से बातें नहीं की थी। उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था। ऑफिस में भी वो बैठ के बस लैंसन के बारे में सोच रहा था। उसने अपने गार्ड्स को कॉल करके भी पूछा था कि लैंसन क्या कर रहा है और वो इस बारे में भी जानना चाहता था कि उसके आसपास जो चैन तो नहीं घूमता है। सभी ने बताया था कि नहीं, जो चैन जैसा कोई मामला तो नहीं है। लैंसन काफ़ी नॉर्मली अपने क्लासेस को कर रहा है और अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है जो कि न्यू चैन है। वो विंग ये सब सोचता है और लैंसन की तरफ देखता है और उससे बातें कर रहा होता है। लैंसन कहता है कि आपको जाकर फ्रेश हो जाना चाहिए और हमें डिनर कर लेना चाहिए। विंग ये सुनता है और हमें नोट करता है। वो लैंसन के ऐसे फॉर्मल रिएक्शन से थोड़ा हैप्पी था पर थोड़ा सैड भी था। उसे सैडनेस समझ नहीं आ रही थी कि वो इतना सैड क्यों फील कर रहा है, उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। वो अपने कमरे में जाता है और एक बात लेता है। बात लेने के बाद अपने आप को शांत करता है। उसके बाद वो नीचे हॉल में आता है और वो दोनों साथ में मतलब डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद लैंसन एंड विंग रूम की तरफ जा रहे होते हैं। तभी लैंसन रूम के अंदर पहले चला जाता है एंड विंग जो कि रूम की तरफ ही आ रहा था कि वो रूम में आएगा और लैंसन के साथ सोएगा। तभी लैंसन उस रूम के डोर को बंद कर देता है और वो अपने कमरे में जाके सो जाता है। विंग ये देख के काफ़ी चौंक जाता है कि लैंसन ने उसके फेस के सामने ही डोर को बंद कर दिया। लेकिन वो लैंसन से क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। वो काफ़ी मतलब वो अपनी जगह पर थम चुका था। वो उस डोर के पास काफ़ी टाइम तक खड़ा रहता है पर लैंसन डोर को ओपन नहीं करता है। विंग चाहता तो डोर को 1 मिनट में ओपन कर देता क्योंकि डोर को
अंदर से लैंजन ने लॉक नहीं किया था, उसने बस उसे भिड़का दिया था। लेकिन वो उसने लैंजन विंग के सामने उसके फेस पे उस दरवाजे को बंद किया था, तो विंग के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब वो उस कमरे में जा सके। विंग का दिल बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से बीट कर रहा था। कुछ टाइम के लिए उस डोर के सामने खड़ा रहने के बाद वो उस डोर के सामने से अपने पैरों को पीछे लेता है और उसका हार्ट में पता नहीं क्यों इतना गहरा पेन फील हो रहा था। विंग वहाँ से अपने दूसरे कमरे में चला जाता है। वो पूरी नाइट नहीं सो पाता है। पूरी नाइट वो अपने कंप्यूटर में अपने ऑफ़िस के वर्क को कर रहा होता है और लेकिन उसका ऑफ़िस का वर्क भी उससे नहीं हो रहा था। वो बस लैंजन के बारे में सोच रहा था। वो काफ़ी गुस्सा फील कर रहा था अपने अंदर। एक गुस्सा जो उसके अंदर दबा हुआ था वो अब बाहर आ रहा था। अब सुबह हो चुकी थी, लैंजन उठ चुका था और वो उठ के अपना बात को कंप्लीट करके वो नीचे हॉल में आता है। वो नोटिस करता है कि विंग अभी अपने ऑफिस के क्लोथ में है और ब्रेकफास्ट टेबल पे उसका वेट कर रहा है। विंग उसे देखता है और उसे गुड मॉर्निंग कहता है। तभी लैंजन भी देखता है और स्माइल करके वो कहता है कि हेलो गुड मॉर्निंग अंकल। वो विंग के पास जाता है और उसके बगल में बैठ जाता है। वो रोज़ की तरह विंग को ब्रेकफास्ट सर्व करता है एंड उसके पास आके बैठ जाता है और वो कहता है सॉरी मैं आज ब्रेकफास्ट नहीं बना पाया, पर मुझे बहुत ही गहरी नींद आई थी, मैं टाइम से उठ ही नहीं पाया। जब विंग ये सुनता है और स्माइल करता है, कहता है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारा मन हो तो ये सब तुम करो, लेकिन अगर तुम कुछ नहीं चाहते हो, ऐसा कुछ करना नहीं चाहता, तो ये कोई तुम्हारा वर्क नहीं है। लैंजन सुनता है और एक स्माइल करता है। पहली बार लैंजन के इस मैंसन में आने के बाद विंग ने मेट्स के हाथों का बना कुछ भी खाया था। उसे कुछ भी मेट्स के हाथों का खाना कुछ बुरा नहीं लगता है, लेकिन उसे लैंजन की खाने की आदत हो चुकी थी। वो अपने ब्रेकफास्ट को बहुत ही कम लेता है, बहुत ही कम मील में वो खाता है। लैंजन भी ये सब नोटिस कर रहा था। विंग उसे खा के कहता है कि मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है, मैं जा रहा हूँ। विंग के अंदर एक गुस्सा भरा हुआ था जिसे वो निकाल नहीं पा रहा था। वो लैंजन की ओर देखता है और कुछ टाइम तक वेट करता है कि लैंजन उसे कुछ कहेगा या फिर जाने से पहले उसे हक करेगा या कुछ भी, लेकिन लैंजन उसका कुछ नहीं कहता है। वो कहता है बाय अंकल, आप अच्छे से जाइएगा, आपका सफ़र अच्छा रहे। और फिर वो अपने ब्रेकफास्ट को वापस से करने लगता है। विंग कुछ टाइम तक वहीं खड़ा होता है और लैंजन को देख रहा होता है। लैंजन जो कि अपने सर को झुका के अपने ब्रेकफास्ट प्लेट को देख रहा था और उसमें रखा हुआ फूड को खा रहा था। विंग देखता है और वहाँ से पैर पटकते हुए चला जाता है। लैंजन जो कि विंग को जाते हुए देख रहा था और फिर वो एक स्माइल करता है और वो अपने ब्रेकफास्ट को कर रहा होता है। सुमो पूछती है कि यंग मास्टर क्या आपको आज कॉलेज जाना है, हम आपका लंच रेडी कर दें। तभी लैंजन कहता है कि नहीं, आज मैं कॉलेज नहीं जाने वाला हूँ। वो अपने कमरे में वापस चला जाता है और किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा होता है। आज उसके सुयेंगा घर की वेडिंग है और उसे शाम तक उस वेडिंग में जाना है। वह ये सब सोचता है, स्माइल करता है। वो अपने आप पार्टी में होने वाले सभी एक्टिविटीज़ के लिए रेडी कर रहा होता है। विंग अपने ऑफिस में था और उसका काम में कोई भी मन नहीं लग रहा था। तभी वो मैन ऑफिस में आता है विंग के और उसे कुछ फाइल्स के बारे में पूछता है। विंग ये फ़ाइल की तरह देखो, इसमें तुम्हारी साइन चाहिए। विंग जो कि अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, वो विंग को समझ नहीं आता कि विंग क्या सोच रहा है। वो विंग के पास जाके उसके कंधों को शेक करता है और पूछता है तुम्हें क्या हुआ है। तभी विंग देखता है कि वो विंग उसके सामने खड़ा है। वो कहता है हाँ तुम कुछ कह रहे थे। तभी वो विंग कहता है हाँ तुम्हारी साइन चाहिए इस पेपर्स में, तुम क्या सोच रहे हो। विंग कहता है कुछ नहीं। वो विंग कहता है कि हाँ आज हमारा फ्रेंड का वेडिंग है, हमें शाम तक जल्दी पहुंचना होगा, हमें ही सबसे पहले वहाँ पर पहुंचना चाहिए, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगा। विंग कहता है कि मुझे वर्क है, तुम पहले चले जाना, मुझे और लैंसन को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो नहीं सुनता है और स्माइल करता है। कुछ टाइम गुजर जाता है, वो दोनों वर्क्स में बिजी थे। तभी विंग को कुछ याद आता है और वो बोइन की तरफ देखता है। वो कहता है कि बोइन तुम्हें नहीं जाना है। तभी बोइन कहता है कि कहाँ नहीं जाना है। विंग कहता है कि तुम्हें लैंसन को लाने नहीं जाना है। तभी बोइन कहता है कि उसने मुझे कॉल किया था और उसने मुझे कहा कि आज वो कॉलेज नहीं गया है, वो आज कॉलेज नहीं गया और मुझे उसे लाने भी नहीं जाना है। मैं यहाँ से सीधे अपने घर जाऊँगा और वहाँ से रेडी होकर सॉजिचन और सुयंग की वेडिंग में जाऊँगा। विंग उसकी बातों को सुनता है और वो कहता है कि लैंसन ने उसे क्यों नहीं बताया कि उसका आज कॉलेज में जाने का मन नहीं है और वो आज कॉलेज नहीं जाने वाला है। विंग लैंसन के बारे में सोचता है और फिर अपने कवर को करने लगता है। अब वो अपने काम में बिल्कुल ध्यान नहीं लगा पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वो विंग देखता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, आज तुम काफ़ी खोए खोए लग रहे हो, सब कुछ ठीक तो है। विंग कहता है कि मुझे मेंशन जाना है, मैं घर जा रहा हूँ। तभी विंग कहता है कि अरे तुम इतनी जल्दी, अभी तो टाइम नहीं हुआ है। विंग कहता है कि मैं नहीं जा सकता हूँ क्या, मैं इस कंपनी का CEO हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे जाना चाहिए, मेरे फ्रेंड का वेडिंग है, मुझे कुछ प्रिपरेशन करनी है। विंग ऐसा कह के ऑफिस से बाहर निकल जाता है। वो विंग जो कि उसकी तरफ देखता रह जाता है।
वो कहता है इसे क्या हुआ, पता नहीं इसे क्या हो जाता है। वो अपने वर्क करने लगता है। विंग जो कि मेंशन आ चुका था, फिर से हॉर्न बजता है एंड वांगजी अपने कमरे में जो कि सो रहा था, और वो इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि उसे बिल्कुल भी होश नहीं रहता है कि मेंशन का हॉर्न बज चुका है। वो हॉर्न उतनी ज़ोर से नहीं बजता था, काफ़ी साइलेंटली वो हॉर्न बजा करता था, लेकिन अगर कोई आराम मतलब सोया हुआ है तो वो उसे जगा नहीं पाएगा, इतना भी तेज़ हॉर्न नहीं बजा करता था। विंग जो कि अपनी कार से उतरता है, वो इंतज़ार कर रहा होता है वांगजी का, लेकिन वांगजी नहीं आता है। वो अपने तेज कदमों से मेंशन की ओर बढ़ रहा होता है। उसे लगता है कि वांगजी धीरे धीरे करके आ रहा होगा, लेकिन वो अब मेंशन के अंदर था, लेकिन वांगजी उसे कहीं नहीं दिख रहा था। विंग को इतना गुस्सा आ रहा था और उसे काफ़ी अजीब फील हो रहा था। वो सुमा की तरफ देखता है और कहता है कि आंटी वांगजी कहाँ है। सुमा देखती है, वो कभी वो उसे काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि विंग ने कभी भी उनसे इस तरह से बात नहीं की थी। तो सुमा बताती है कि वो वांगजी अपने कमरे में है, उसे शायद नींद आ रही थी, वो सो रहा है, उसने लंच कर लिया है और वो अपने कमरे में सोने चला गया था। उसने कहा था कि उसे शाम में एक पार्टी में जाना है, उससे पहले वो अपनी नींद को पूरा करना चाहता है ताकि वो पार्टी में काफ़ी गहरी रातों तक जाग सके, क्योंकि पार्टी बहुत रात तक चलने वाली है ना। विंग सुनता है और थोड़ा शाय करता है। उसे समझ में आता है कि लैंसन सो रहा होगा, इसीलिए वो नहीं आया था। विंग को अभी काफ़ी अजीब सा फील हो रहा था अपने अंदर, जैसे कि कोई उसका फैमिली जो कि उसके साथ रह रहा था वो उसके साथ नहीं है। उसे आज इस कॉलेज मतलब ऑफिस से आने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि वापस वो अपने पुराने दिनों में चला जा चुका है। जब वो अपने ऑफिस से घर आया था तो कोई भी उसे ग्रीट करने के लिए या उसका वेलकम करने के लिए नहीं होता था। उसे काफ़ी अजीब लग रहा होता है। वो अपने तेज कदमों की तरफ मतलब तेज कदमों को लेते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाता है। वो ऊपर जाके वो वांगजी के कमरे में जाता है। डोर ओपन था, बस वो हल्का सा लगा हुआ था। वो उस डोर को काफ़ी तेज़ी से खोलता है और देखता है कि वांगजी जो कि बेड पे सो रहा है। वो धीरे धीरे वांगजी की ओर बढ़ता है। वो वांगजी के स्लीपी फेस को देखता है जो वांगजी सोते हुए काफ़ी मासूम लग रहा था। वो वांगजी की तरफ झुकता है, वो उसके हेयर्स को उसके फेस से हटाता है जो कि उसके हेयर्स जो उसके फेस के सामने आ चुके थे। वांगजी के हेयर्स काफ़ी लॉन्ग थे एंड ब्लॉन्ड कलर के थे। वो हेयर्स को उनके फेस से हटाता है और वांगजी की तरफ कुछ टाइम तक देखता है। वो उस बेड पे जाके बैठ जाता है। वांगजी के पास बहुत टाइम तक देखने के बाद वो वहाँ से खड़ा होता है और अपने कमरे में चला जाता है। विंग अपने कमरे में आके फ्रेश होता है और फिर वो भी कुछ आराम करने लगता है। वो कुछ बुक्स पढ़ रहा था और सोफे में बहुत आराम से बैठा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ वांगजी पे था और उसके बिहेवियर पे था और अपने इस घबराए हुए मन पे था। वो सोच रहा था कि कल तक तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल जा रहा था, तो फिर क्या हो गया अचानक से कि वांगजी अचानक इतना चेंज हो गया। क्या वांगजी उस पर गिव अप कर रहा है? फिर वो अपने माइंड में कहता है कि वो यही चाहता था कि वांगजी उस पर गिव अप करे, वांगजी उससे दूर हो जाए, वांगजी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो फिर इसे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उसे इतनी सफोकेशन क्यों फील हो रही है? अब शाम के 5 बज चुके थे। वांगजी अपनी गहरी नींद से बाहर आ चुका था। वो बहुत ही रिलैक्स फील कर रहा था। उस लंबी नींद के लेने के बाद उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वो स्माइल करते हुए उठता है और बात लेता है। बात लेके वो हॉल की तरफ आता है। अब वो विंग का इंतज़ार कर रहा था। वो हॉल में आके बैठता है एंड जुमा से पूछता है कि क्या विंग अंकल आ गए, क्योंकि आज मैरिज पार्टी शाम के 7 बजे से स्टार्ट होने वाली थी और क्योंकि विंग उनका इतना क्लोज है तो वो तो पहले ही वहाँ पर पहुँचना चाहेगा और उसके लिए उसे रेडी होना पड़ेगा और उसे मेंशन आना पड़ेगा। वांगजी पूछता है। सुमा बताती है कि मास्टर तो दोपहर पे ही आ चुके हैं, जब आप सो रहे थे। जब वांगजी सुनता है तो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वो कहता है क्या वो बहुत पहले ही आ चुके हैं? सुमा बताती है कि यस, वो आज बहुत जल्दी घर आ गए थे और अब वो अपने कमरे में रेस्ट ले रहे हैं। वो आपसे मिलने गए थे पर आप सो रहे थे। वांगजी सुनता है और अपने हेड को डाउन कर लेता है। वो उठ के वहाँ से वो विंग के रूम की ओर जा रहा होता है। वो विंग के डोर को ओपन करता है और देखता है विंग बेड पे उल्टा होके सो रहा है। विंग की हैंड्स पिलो को हक करके थे एंड वो सो रहा था। विंग अभी कुछ टाइम पहले ही सोया था। वांगजी विंग के करीब जाता है एंड उसे कुछ टाइम तक देखता है और एडमायर करता है, फिर स्माइल करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम के बाद विंग की भी आंखें खुल जाती हैं। वो हॉल रूम की तरफ आता है तो सुमा से पूछता है। सुमा बताती है कि हाँ, यंग मास्टर भी जाग चुके हैं, वो अपने रूम में हैं और उन्होंने आपके बारे में पूछा था। विंग सुनता है, स्माइल करता है। वो वांगजी के कमरे की तरफ जा रहा था क्योंकि उसे वांगजी को रेडी होने के लिए भी कहना था। वो वांगजी के कमरे में जाता है और नॉक करता है। पहले वो उस कमरे में आने से पहले एक बार भी नॉक नहीं किया करता था कि ये उसका और वांगजी उन दोनों का कमरा था, लेकिन जब से वांगजी ने उसे उसके फेस पे डोर को लॉक किया था तब से वो अब इस कमरे को अपना नहीं समझता है। वो नॉक करके वांगजी से अंदर आने की इजाज़त मांगता है। वांगजी कहता है कि हाँ, आ जाइए अंदर।
जब विंग सुनता है तो वो अंदर चला जाता है। वांग जी अपने पीछे घूम कर देखता है तो सामने विंग खड़ा था। वो विंग को देखता है, स्माइल करता है और कहता है, अंकल भी आपको कुछ चाहिए था? वांग जी काफ़ी फॉर्मली ये सब पूछ रहा था। विंग कहता है कि हाँ, मुझे कुछ बताना था तुम्हें। वांग जी कहता है, ये सब बता सकते हो। विंग कहता है कि हमें पार्टी में जाना है और शाम 7 बजे से पार्टी स्टार्ट होगी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अभी से रेडी होना स्टार्ट कर लो और हमें जल्दी ही पार्टी में जाना पड़ेगा। शाम के 6 बज चुके हैं और 1 घंटा हमें रेडी होने में और वहाँ पहुँचने में लगेगा, तो तुम्हें जो भी प्रिपरेशन करनी है तुम कर सकते हो। वांग जी सुनता है और स्माइल करता है और बोलता है ओके। विंग वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। वो भी पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहा था। उसने बोविन को कह दिया था कि वो भी रेडी होकर मेंशन आ जाए और वो सभी साथ में जाएंगे। बोविन ने भी हाँ कह दिया था। वो भी अपने घर पे रेडी हो रहा था। यहाँ वांग जी उस बॉक्स को निकालता है जो उससे न्यूशान ने दिया था और वो सोचता है क्या उसे ये क्लोथ्स वेयर करने पड़ेंगे। न्यूशान ने एक क्लोथ दिया था उसे पहनने के लिए। उसने कहा था कि पार्टी में उसे यही पहन के जाना है। विंग जी ने बताया था कि उसके कवर्ड में बहुत सारे क्लोथ्स है। उसके विंग अंकल ने उसके लिए बहुत शॉपिंग की है और उसके पास बहुत कपड़े हैं, वो पहन सकता है। लेकिन न्यूशान ने कहा था कि उसे पता है उसके अंकल ने उसे कैसे कपड़े दिलाए होंगे, तो उसे जो वो कह रहा है उसे सुनना चाहिए और इसे ही पहन के इसे पार्टी में आना है। वांग जी उस क्लॉथ को देखता है और कुछ टाइम तक सोचता है। उसके बाद वो उस क्लॉथ को वेयर कर लेता है। उसके ऊपर वो एक जैकेट पहनता है और उसके नीचे एक लोअर पैंट पहनता है। वो एक टॉप थी जो कि न्यूशान ने उसे दी थी। वो उस जैकेट से पूरी तरह ढक चुकी थी क्योंकि वांग जी ने एक लॉन्ग कोट एंड एक लॉन्ग पैंट पहना हुआ था। वो मिरर में खुद को देख रहा था जहाँ पर उसे दिख रहा था कि उसे वो जो क्लोथ्स थे जो न्यूशान ने उसे पहनने दिए थे वो दिख नहीं रहे हैं। उसे ये देख के थोड़ी सी शांति मिलती है। वो देखता है अपनी कुछ ज्वेलरीज को देख रहा होता है कि वो उसमें क्या वेयर कर सकता है। वो बहुत सारी ज्वेलरी देखता है पर उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा होता है। वो अपने कॉलर को देखता है जिस कॉलर को उसने पहन रखा था। उस ओमेगा कॉलर को देख के सोचता है कि वो इस ड्रेस में सूट नहीं कर रही है, उसे दूसरा पहनना चाहिए। फिर उसे कुछ माइंड में क्लिक होता है। उसे याद आता है कि उसने लॉकर के अंदर एक कॉलर देखा था जो कि बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल था और बहुत सिंपल था। वो उसके इस कपड़े में बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। वो उसे निकालने के लिए अपने वॉल के पास आता है और जो ओपन करने वाला होता है तभी वो सोचता है कि उसे यहाँ से कुछ भी लेने से पहले विंग से पूछ लेना चाहिए। वो वहाँ से विंग के रूम की तरफ जाता है। विंग जो कि अपने रूम में अपने क्लोथ्स को चेंज कर रहा था। वो हाफ नेकेड था। अभी उसने बस अपनी पैंट्स पहनी हुई थी और वो अपने शर्ट और अपने कोट को चेक कर रहा था कि वो शर्ट और कोट उसके में कैसे सूट करेगा। वो मिरर के सामने खड़ा हो रहा था और उस शर्ट को अपने बॉडी पर लगा कर देख रहा था। वांग जी जो कि बहुत जल्दबाजी में विंग की रूम की तरफ बढ़ रहा था क्योंकि उसे पूछना था कि वो उस कॉलर को ले सकता है कि नहीं ले सकता है। वो विंग के रूम के पास जाता है और डोर को बिना ही नॉक किए या किसी भी तरह की बिना ही कि कोई भी वार्निंग दिए वो दरवाजे को खोल देता है और वो रूम के अंदर आ जाता है और वो कहता है, विंग अंकल क्या मैं वो जब वो ऐसा कह ही रहा होता है तभी वो बिल्कुल शांत हो जाता है। उसके सामने विंग हाफ नेकेड खड़ा था। वो विंग को देख सकता था। विंग जिसकी हाथों पे वो शर्ट था, वो शर्ट को और वांग जी की ओर देखे जा रहा था। वांग जी को देख के उसे समझ नहीं आता कि वांग जी को अचानक क्या हो गया, क्योंकि वांग जी बिल्कुल साइलेंटली अपने मुंह को खोले हुए बिल्कुल विंग के सामने खड़ा था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी। कुछ टाइम लगता है विंग को समझने में और वो फिर से समझ जाता है कि विंग इस तरह से स्टंट क्यों रह गया है, क्योंकि विंग ऊपर से हाफ नेकेड था। वो जल्दी से अपनी बॉडी को कवर करता है और पीछे घूम जाता है। वो अपने हाथों से अपनी बॉडी को कवर कर चुका था। वो जब ऐसा करता है तो वांग जी अपने गेट से बाहर आ जाता है। वो कहता है आई एम सॉरी, मुझे नॉक करके आना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी, मैं जा रहा हूँ। वो मैं बस पूछने आया था कि मैं वो रूम से खैर मैं वो ले सकता हूँ वो जो ज्वेलरी जो वहाँ लॉकर रूम में रखी हुई है, मुझे आपकी इजाज़त चाहिए थी। जब वो ऐसा करता है तो विंग तो पूरा ही रेड हो चुका था। वो अपने फेस को छुपा रहा था, अपनी बॉडी को छुपा रहा था और वांग जी भी टर्न कर चुका था। विंग नोटिस नहीं करता है और विंग कहता है, तुम्हें कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो कुछ भी है सब तुम्हारा है। तुम्हें कुछ भी लेने से पहले कोई भी सवाल करने की या पूछने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो चाहे ले सकते हो, सब कुछ तुम्हारा है वांग जी, अब जाओ यहाँ से। वो काफ़ी शर्मा रहा था। वांग जी कभी बहुत ज़्यादा शाई फील हो रहा था और काफ़ी शर्मिंदगी फील हो रहा था। वांग जी अपने फेस को नीचे करता है और वहाँ से भागते हुए उस कमरे से बाहर निकल जाता है। कमरे से बाहर निकलते ही वो अपने कमरे में दौड़ के आ जाता है और अपने डोर को लॉक कर लेता है और वो मिरर के सामने आके खड़ा हो जाता है। उसका हार्ट बहुत ही तेज़ी से बीट करने लगता है। वो अपने हार्ट को पकड़ लेता है। वो कहता है, शांत हो जाओ, ये क्या ही देख लिया। वांग जी ने कभी विंग को इस तरह से नहीं देखा था। वांग जी अभी बस विंग की यादों में खो चुका था। वो विंग क्यों देख रहा था जिस तरह के वो हाफ टिकट खड़ा था, उसके सिक्स पैक ऐप को सोच रहा था और वो सोच रहा था वो कितने अच्छे थे, वो कितने परफेक्ट शेप में थे, मैं उसे टच करूँगा,
क्या मैं उसे टच कर सकता हूँ? ये सोचते हुए वांग जी अपने गेट से फिर से बाहर आ जाता है और कहता है ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं यहाँ क्या करने आया था। फिर सोचता है वो उस कॉलर के बारे में। वो फिर उस वॉल के पास जाता है, उस वॉल को ओपन करता है और वहाँ से वो कॉलर उठाता है और कहता है मिल गया। वो मिरर के पास आता है और कॉलर को पहन लेता है और कहता है अब मैं लग रहा हूँ परफेक्ट। वो ऐसा कह के अब नीचे हॉल रूम में आ चुका था। वो सोच रहा था कि वो विंग से नज़रें कैसे मिलाएगा। उसके लिए काफ़ी शाय की बात थी। हालांकि उसने बहुत कुछ पहले ही किया था, लेकिन विंग को इस तरह से देखना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात थी। वो बैठा हुआ था, विंग रेडी होकर अपने मुंह को छिपाते अपनी नज़रों को बचाते बचाते नीचे आता है। वो वांगजी को देखता है, जो कि वांगजी की भी कंडीशन ऐसी थी, वो भी अपनी नज़रों को नीचे करके था। विंग कहता है वांगजी क्या तुम रेडी हो? वो वांगजी की ओर देखता है। वांगजी काफ़ी ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट लग रहा था। उस टाइम जब वांगजी रूम में आया था उस टाइम विंग ने वांगजी के क्लोथ्स को नहीं देखा था, लेकिन अब वो विंग वांगजी के क्लोथ को देख रहा था। वांगजी ऊपर से नीचे तक पूरे फुल टू ब्लैक अटायर में था। उसने वो लॉन्ग सी कोट पहन रखी थी और एक लॉन्ग पैंट पहन रखा था। उसकी कॉल मतलब उस कोट पे लगा हुआ ब्रोच उसे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था। वो बहुत ही सुंदर लग रहा था, वो परफेक्ट आर्मीगा लग रहा था। लेकिन वो कुछ उसे देख ही रहा था, तभी उसकी नज़र उसकी कॉलर में पड़ती है। वो जब वो उसके नेक पे उस कॉलर को देखता है तो कुछ टाइम के लिए थम जाता है। वो आगे बढ़ता है और उस कॉलर को टच कर लेता है और वो वांगजी से पूछता है ये तुम्हें कहाँ से मिली? तुमने इसे क्यों वेयर किया है? तुमने इसे वेयर क्यों भी किया है? वो इस ये सब कहते हुए थोड़ा सा गुस्से में आ रहा था। वांगजी उसकी तरफ देखता है और कंफ्यूज हो जाता है। पहले तो वो कंफ्यूज था कि विंग ने आके सीधा उसके नेक को टच किया और उसके कॉलर को पकड़ लिया, और फिर वो कंफ्यूज था कि विंग इतनी गुस्से में क्यों है और वो इस तरह से बातें क्यों कर रहा है। वो कहता कि मैंने आपसे पूछा था कि क्या ये किसी और की है, कि मुझे इसे वेयर नहीं करना चाहिए था। विंग उस कॉलर की तरफ देखता है और वांगजी के रिएक्शन को देखता है। विंग जो कि एक अलग ही जोन में जा चुका था, वो उस जोन से बाहर आता है और फिर उसका कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये कॉलर तुम्हारा ही है, यहाँ की हर चीज़ तुम्हारी, तुम जो चाहे वेयर कर सकते हो। वांगी कहता है मैंने आपसे पूछा था, अगर ये किसी और की थी तो आपको मुझे बता देना चाहिए था। वांगी कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तुम्हारी ही है, इस पर तुम्हारा ही हक है। वह ऐसा कहते हुए अपने हेड को डाउन करता है और कहता है चलो हमें लेट हो रहा है, हमें निकलना चाहिए। वांगजी सुनता है और वो विंग के पीछे पीछे चलने लगता है। वांगजी को काफ़ी अजीब फील हो रहा था। वो अपने हाथों को उस कॉलर पे फिराता है और सोचता है ये कॉलर, क्या इसे पहन के मैंने गलती कर दी? विंग ने कभी मुझ पे गुस्सा नहीं किया है, लेकिन आज विंग अंकल थोड़े से मुझे गुस्से में दिखे थे। क्या मुझे इसे वेयर नहीं करना चाहिए था? वांगजी ये सब सोचते सोचते विंग के पीछे पीछे जा रहा था। विंग कार में उसका वेट कर रहा था। वांगजी जाता है और कार में बैठ जाता है। वो कार में बोविन भी बैठा हुआ था, जो कि आगे की सीट पे था। बोविन पीछे मुड़ के वांगजी को देखता है, कहता है वांगजी तुम काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हो। वाओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम इतने एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल हो सकते हो। वांगजी कुछ टाइम के लिए बोविन अंकल को देखता है और एडवाइस करता है, कहता है क्या मतलब है, क्या मैं ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट नहीं हूँ? क्या मैं नहीं लग सकता हूँ? तभी बोविन कहता है नहीं तुम बहुत ही ब्यूटीफुल एलिगेंट हो, मगर मैंने तुम्हें ऐसा कभी नहीं देखा। तुम ब्लैक ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हें हमेशा ब्लैक क्लॉथ वेयर करनी चाहिए, ये तुम पे बहुत सूट करता है। वांगजी स्माइल करता है। वो सभी अब पार्टी हॉल के सामने थे। विंग कार का डोर ओपन करता है और वो वांगजी को भी कार से बाहर निकलने में हेल्प करता है। वो लोग हॉल के अंदर जाता है। उन्हें पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो गया था। वो नोटिस करते हैं कि सुयंग एंड साओ सिंचन जो कि स्टेज पे है और प्रीस्ट के सामने खड़े हैं और उनकी वेडिंग के रिचुअल्स चल रहे हैं। प्रीस्ट उससे पूछ रहा है कि क्या आप लोग एक दूसरे को हस्बैंड एंड हस्बैंड स्वीकार करते हैं, और वो लोग आई डू कर रहे थे। वांगजी और विंग कहते हैं ओह शिट, हमें लेट हो गया। वांगजी विंग की तरफ देखता है और स्माइल करता है। विंग वांगजी का हैंड पकड़ता है और वो भागते भागते हॉल के अंदर आता है और वो लोग एक सीट पर जाके बैठ जाते हैं, जो कि उनके लिए खास प्रिपेयर की गई थी। वो लोग नोटिस नहीं करते कि कितने लोग यहाँ आए हैं। उस हॉल में बहुत लोग थे। वो बिजनेस फैमिलीज़ के बहुत नोबल पर्सन्स बैठे हुए थे। विंग जो और वांगजी जिनकी सीट बहुत ही आगे में थी, बहुत ही फ्रंट पे थी, और वो लोग वहाँ पर जाकर बैठ चुके थे और वो लोग उस मैरिज को एंजॉय कर रहे थे। वांगजी देख रहा था कि ये हॉल, ये पैलेस कितना बड़ा है और कितना ब्यूटीफुल है। वो साओ सिंचन एंड सुयंग की तरफ देखता है, जो दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी दिख रहे थे। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और वो एक दूसरे को बहुत सारे प्रॉमिसेस कर रहे थे और अपनी मैरिज की कसमें खा रहे थे। वांगजी उन सभी रिचुअल्स को बहुत ही गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में एक चमक आ चुकी थी, उसके फेस पे एक स्माइल था और वो सब काफ़ी इंजॉय करते हुए वो देख रहा था। विंग जो कि वांगजी की तरफ देखता है
जो पढ़ सकता था वांग जी के फेस में कितनी एक्साइटमेंट में कितनी खुशी है। वो सोचता है कि वांग जी भी एक ओमेगा है और उसकी मैरिज किस कंडीशन में मुझसे हो गई। वांग जी भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चाहता होगा। वांग जी भी चाहता होगा कि उसकी मैरिज बहुत ही धूमधाम से हो और वो भी अपने हस्बैंड के साथ इसी तरह से कस्में खाएगा। वो वांग जी की आंखों में ये सब देख रहा था। वो फिर वापस स्टेज की तरफ देखने लगता है। वांग जी जिसने अपनी पलकें 1 मिनट के लिए नहीं झप पाई थी, वो बस बहुत ही गौर से देख रहा था और विंग कभी स्टेज की तरफ देखता था, कभी वांग जी के फेस की तरफ देखता और वांग जी के फेस पे आए उस एक्साइटमेंट को देखता। वो बैठ के मैरिज को एंजॉय किया जा रहा था। तभी प्रिस्ट कहता है कि आप दोनों अब से हस्बैंड एंड हस्बैंड हैं और एक दूसरे के ओमेगा एंड अल्फा है। वो ऐसा कहता है और सभी लोग क्लैप करने लगते हैं। वांग जी बहुत ही ज़ोर ज़ोर से खड़े होकर क्लैप करने लगता है। उसके फेस पे स्माइल थी। वो काफ़ी उछल उछल के ये सब कर रहा था। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब देख के। उसे मैरिजेस देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। विंग नोटिस कर सकता था। विंग वांग जी को इस तरह खुश देख कर स्माइल करता है। तभी सुयंग एंड साओ सिंचन सभी की तरफ देखते हैं और सभी को ग्रीट करते हैं। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के स्टेज से नीचे उतरते हैं। वो सीधा वांग जी और विंग और बर्विन के पास आते हैं। वहाँ जाके विंग साओ सिंचन को हक कर लेता है और कहता है कांग्रेस दोस्त, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया। मैं तुम्हारे लिए बहुत हैप्पी हूँ। तभी साओ सिंचन कहता है कि तुम इतना लेट क्यों हो गया आने में, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ सबसे पहले आना चाहिए था। विंग कहता है कि सारी प्रिपरेशन करने में मुझे टाइम लग गया। तुम्हें क्या लगता है कि प्रिपरेशन भी करना करो और टाइम पे शादी पे भी पहुँचो, ऐसा हो सकता है? साओ सिंचन कहता है तुम्हें तो यहीं आके रहना चाहिए था, तुम बेकार में ही अपने पैलेस से पड़े हुए थे। वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वाह वांग जी, तुम तो बहुत ही एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल लग रहे हो। वो वांग जी की तरफ देख के बढ़ता है और उसे हक कर लेता है। वांग जी भी साओ सिंचन को काफ़ी जेंटली एंड काफ़ी मतलब क्या कहते हैं फ्रेंडली हक देता है, साइड हक। वो साओ सिंचन सुयंग की तरफ देखता है वांग जी और वो सुयंग को जाके हक कर लेता है और कहता है सुयंग का आपको आपकी मैरिज मुबारक हो। सुयंग कहता है थैंक यू वेरी मच। वो लोग इसी तरह से हैप्पीली बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर और भी पर्सन्स मतलब और भी जितने भी उनके फ्रेंड थे और कोलिग थे वो सभी आ जाते हैं उन्हें बधाई देने के लिए। वहाँ पर जुचैन के फादर आता है और कहते हैं ओ साओ सिंचन एंड सुयंग, आप दोनों को आपकी मैरिज मुबारक हो। वो दोनों उनकी तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। मिस्टर जू थैंक यू, आपका आप हमारे वेडिंग में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर जू उन्हें देखते हैं और स्माइल करते हैं। वो विंग के पास आते हैं और विंग से हैंडशेक करते हैं। कहते हैं तुम सभी को एक साथ देख के इतने सालों बाद भी बहुत खुशी हो रही है कि तुम सभी का फ्रेंडशिप इतना गहरा है और अभी भी तुम लोग सब साथ में काम कर रहे हो। विंग भी उन्हें देखता है और स्माइल करता है और हैंडशेक करते हुए यस करता है। तभी जुचैन के फादर की मिस्टर जू की नज़र लैंजन पे पड़ती है और वो लैंजन को देखता है। लैंजन भी उन्हें देखता है। लैंजन सोचता है कि ये उनसे एल्डर है और ये सभी को जानते हैं, विंग को जानते हैं, इसीलिए वो उन्हें ग्रीट करता है। कहता है हेलो अंकल। वो जुचैन के फादर उन्हें देखते हैं और कहता है हो हेलो बेटा हेलो। वो अपने हाथों को बढ़ाते हैं और वांग जी का हाथ पकड़ लेते हैं और उसके हाथ को शेक करने लगते हैं। वांग जी के लिए काफ़ी कन्फ्यूजन था और वो स्माइल करता है और वो उनके हैंड शेक का जवाब देता है। वो अपने हाथों को पीछे खींच लेता है और जुचैन के फादर भी अपने हाथों को पीछे खींच लेते हैं। कहता है ओह तुम तो पक्का लैंजन होगे ना, तुम लैंजन हो ना। जो लैंजन को बिल्कुल समझ नहीं आता है कि वो क्या कह रहे हैं। वो उनकी तरफ देखता है और अपने हेड को हाँ में शेक करता है। वो कहता है कि हाँ मैं लैंजन हूँ, आप मुझे कैसे जानते हैं? तब फिर जुचैन के फादर कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम शायद मुझे पहचान नहीं रहे हो पर मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैं कौन हूँ। तभी लैंजन कहता है कि हाँ मैं आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ। तभी जुचैन के फादर कहता है कि मैं जुचैन का फादर हूँ, तुम्हारे फ्रेंड का फादर, तुम जुचैन को तो जानते हो। तभी लैंजन सोचता है और कहता है हाँ जुचैन वो हमारा फ्रेंड है, हम और निहोशान हम सभी एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, जुचैन हमारा सीनियर है। तभी जुचैन के फादर कहता है हाँ मुझे पता है, उसने ही तुम्हारी फ़ोटो मुझे दिखाई थी और कहा था तुम उसके फ्रेंड हो। वो स्माइल करते हुए लैंजन को कहता है। लैंजन उन्हें फिर से ग्रीट करता है। विंग ये सब सुन रहा था। विंग को जुचैन के फादर से लैंजन का मिलना उतना कुछ खास नहीं लग रहा था। वो स्माइल करते हैं और उन लोगों से कैजुअली बात कर रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर निहुशांग भी ज्वाइन करता है। वो अपने ब्रदर के साथ आया था। उसके ब्रदर बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो वहाँ आते हैं और सभी से बात करने लगते हैं और सुयंग एंड साओ सिंचन को उनकी वेडिंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। निहुशान वांग जी के बगल में आ जाता है और वो उससे फुसफुसा के कुछ बातें कर रहा होता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने वो सब किया है कि नहीं। वांग जी जो कि धीरे धीरे कहता है मैंने वो सब किया है। यहाँ पर जुचैन भी अपने फादर के पास आ चुका था। वो सभी के सामने आता है और सभी को ग्रीट करता है। सभी उसे देख के स्माइल करते हैं। मिस्टर जू कहता है यही है मेरा बेटा जुचैन। वो सभी विंग और साओ सिंचन सुयंग उन्हें देखते हैं और साओ सिंचन कहता है कि हाँ मुझे पता है, यही है आपका हायर आपकी कंपनी का होने वाला CEO। वो उनकी तरफ स्माइल करते हुए देखते हैं। जुचैन भी उन्हें देखता है और फिर से वो साओ सिंचन एंड सुयंग को कांग्रेच कहता है। यहाँ पर इन सभी की बातें चल रही थी। तभी नी मिनजू उन सभी को बीच में इंटरप्ट करते हुए पूछते हैं
कि विंग, ये ओमेगा कौन है जो कि तुम्हारे साथ है। मैं शुरू से नोटिस कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही, कि ये ओमेगा तुम्हारे साथ है। तुम्हें मैंने इस ओमेगा के साथ पहले कभी नहीं देखा। ये कौन है, इससे तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है? वो सभी के सामने पूछता है। तभी जो चैंग के फादर उन सभी को इंटरप्ट करते हुए कहते हैं न्यू चैंग के ब्रदर को कि नी मिंजो, ये वी के नेफ्यू है। वो ऐसा कह के विंग की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। विंग ये बात सुनता है और वो वांग जी की तरफ देखता है। वो जानता है कि वांग जी को अगर कोई भी नेफ्यू बुलाए तो उसे पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वांग जी ने खुद इस कॉलेज में जाकर कहा था कि वो विंग का ओमेगा है और उसे ओमेगा सुनना ही पसंद है। लेकिन वो उन सभी के सामने स्माइल करता है और कहता है कि हाँ, ये मेरा नेफ्यू है, मेरी सिस्टर का ओमेगा सन है और अब ये यहाँ पर ही अपनी स्टडी को पूरा कर रहा है। वो ब्रियल माउंट में यहाँ कुछ कुछ टाइम पहले ही रहने आया है। वो ऐसा स्माइल करते हुए कह रहा था और नी मुंजो ये सब सुनते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं, ओह, ये ब्यूटीफुल ओमेगा आपका नेव्यू है, इतना बड़ा नेव्यू, ये कैसे हो गया? जब ऐसा स्माइल करते हुए कहता है तो वो उसकी तरफ देखता है, स्माइल करता है और कहता है कि हाँ, मेरी सिस्टर ने कुछ ज़्यादा ही जल्दी अपनी वेडिंग कर ली थी, इसीलिए इतना बड़ा नेफ्यू मुझे मिल गया है। वो स्माइल करते हुए ऐसा कहता है। वांग जी, जो कि विंग की बातें सुन रहा था और उसे ये सब बातें बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रही थी। वो विंग की एक एक बात सुन रहा था कि कैसे उसने सबके सामने उसे अपना ओमेगा ना कह के अपना नेफ्यू कहा। विंग की आंखें थोड़ी भर आती है विंग की बात सुन के, मतलब वांग जी की आंखें भर आती है विंग की बात सुन के। उसे बुरा लगता है वांग जी के, मतलब विंग की इस बिहेवियर पे, और वो सबकी तरफ देख रहा था। सभी अपनी अपनी बातों में वापस से मशहूर हो गए थे एंड वांग जी बस विंग के फेस को देख रहा था, बहुत ही उम्मीदों से देख रहा था। यहाँ पर जो सुयांग था उसकी नज़रें अब वांग जी पे जा चुकी थी। वो वांग जी के रिएक्शन को समझ पा रहा था, वांग जी के पेन को समझ पा रहा था। वो वांग जी की आंखों में विंग के लिए सच्चा प्यार देख सकता था, लेकिन वो विंग को भी देख सकता था कि विंग किस तरह अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। वो वांग जी की तरफ देखता है और उसके कंधे पे अपना हाथ रखता है और कहता है कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो ये सब विस्पर करते हुए उसके कानों में कहता है। वांग जी, जो कि सुयांग की तरफ देखता है अपनी क्वेश्चनिंग आइज से, उसकी आंखों में भी टीयर्स थे। तभी न्यूशान ये सब नोटिस करता है कि वांग जी किस तरह से फील कर रहा है और वो विंग की तरफ देखता है कि शायद वांग जी ने सब कुछ सही कहा था। ये उसका हस्बैंड होते हुए, इसका अल्फा होते हुए भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है, वांग जी चलो मेरे साथ। वो वहाँ से वांग जी को खींच के लेके चला जाता है। यहाँ पर विंग और सभी की बातें ख़त्म होती है। सभी स्माइल कर रहे थे और तभी सिंचन कहता है कि आप सभी को पार्टी एंजॉय करना चाहिए। सभी लोग इधर उधर अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं और बाकी लोगों से भी मिलने लगते हैं। विंग, जो कि वांग जी को सर्च करने लगता है कि वांग जी अचानक से कहाँ चला गया। तभी वहाँ पर नी मिंजो बताते हैं कि वांग जी आपका नेव्यू मेरे ब्रदर के साथ इस पार्टी को एंजॉय करने के लिए चला गया है। विंग सुनता है, कहता है कब वो गया? तभी नी मुझे बताता, जब हम बात कर रहे थे तभी वो चला गया था। वो दोनों ओमेगा से, उन दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने दीजिए। उन दोनों की एज भी सेम है, वो लोग पार्टी को अच्छे से एंजॉय करेंगे। हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो ऐसा करके स्माइल करते हैं। विंग बातों को सुनता है और स्माइल करता है और वो फिर न्यूमुंजो से कुछ बातें करने लगता है। काफ़ी टाइम तक विंग को न्यूशन एंड वांग जी नहीं दिखाई देते हैं। वो अब उसे सर्च करने लगता है कि वो लोग कहाँ चले गए। विंग जाके बोविन से कहता है कि मुझे वांग जी नहीं दिख रहा, क्या तुमने उसे देखा? तभी बोविन कहता है कि हाँ, मैंने उसे देखा, वो मिस्टर नी के ब्रदर के साथ था एंड वो लोग पार्टी में यही कहीं थे, मुझे अभी दिख नहीं रहे हैं। विंग को थोड़ी सी टेंशन होने लगती है। वांग जी उसकी नज़र से कुछ टाइम के लिए भी दूर हो जाए तो उससे ये बर्दाश्त नहीं होता था। वो पार्टी में इधर उधर उसे सर्च करने लगता है। तभी पार्टी की लाइट ऑफ हो जाती है और फिर एक अनाउंसमेंट होती है, जो कि पार्टी हॉल के बीच के स्टेज पे खड़े होकर एक अनाउंसर अनाउंस कर रहा था। वो सभी को कहता है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है यहाँ पर मिस्टर साओ सिंचन एंड सुयांग की वेडिंग पे। वो सभी आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप लोग इस वेडिंग में आए, और आप सभी का धन्यवाद करने के लिए अब हमारे ग्रूम एंड हमारी ब्राइड आप सभी के लिए एक परफॉर्मेंस देने वाले हैं, जो कि उन्होंने प्रिपेयर किया है आप सभी के लिए। तो उन लोगों का स्वागत कीजिए अपनी तालियों से। वो सभी क्लैपिंग करने लगती है। विंग, जो कि वांग जी को ही सर्च कर रहा था, उसकी आंखें सिर्फ वांग जी को ढूंढ रही थी कि वो कहाँ चला गया है। यहाँ पर साओ सिंचन एंड सुयांग एक दूसरे का हैंड पकड़े हुए उस स्टेज पे आते हैं और डांस करना शुरू करते हैं। विंग, जो कि अब घबराने लगा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था वांग जी के बगैर, जबकि अभी सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे वांग जी को विंग की नज़रों से दूर गए हुए। वो उसे सर्च करते करते वो स्टेज की तरफ जा रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि एक लाइट जो कि उस स्टेज से
होते हुए सीढ़ियों पे जा रही थी और सीढ़ी से कोई पर्सन उतर रहा था। वो पर्सन एक ओमेगा है और वो कोई ऐसा वैसा नहीं, एक बहुत ही एलिगेंट ओमेगा लग रहा है। विंग कुछ टाइम के लिए थम जाता है क्योंकि वो जानता है ये पर्सन कौन है। वहाँ पार्टी में हर किसी की नज़र अब उस ओमेगा की तरफ थी। सभी उस ओमेगा को काफ़ी अपने बड़े बड़े आँखों से एंड बहुत ही ज़्यादा एडमायर नज़रों से देखने लगते हैं कि कौन है ये इतना ब्यूटीफुल ओमेगा। उन्होंने पहले कभी नहीं देखा इस ओमेगा को, इसके बारे में कुछ उसे किसी को कुछ पता क्यों नहीं है। सभी उस ओमेगा की तरफ देख रहे होते हैं। यहाँ वो सॉन्ग बज रहा होता है जिसमें साओ सिंचन स्विंग डांस कर रहे होते हैं और भी लोग उस स्टेज में सभी उन्हें ज्वाइन कर रहे थे और पार्टनर डांस कर रहे थे। यहाँ पर वो ओमेगा जो कि स्टेज से उतर रहा था और वो अपने फेस पे एक क्यूट सी स्माइल रखे हुए था एंड वो काफ़ी एलिगेंटली उस स्टेज से उतर रहा था। विंग जो कि अपनी आंखों को खोले हुए बस उस ओमेगा की तरफ देख रहा था और वो बस थम चुका था। उसकी जो हार्ट बीट थी वो थम चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये देख रहा है वो सच है या कोई सपना है, ये सब क्या हो रहा है। और उसके माउथ से निकलता है वांग जी। ओके एवरीवन, इस पार्ट को यही रखते हैं। अब मैं बता दूँ, मेरी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी अपडेट नहीं दे पा रही हूँ। मतलब मेरी पूरी लाइफ उथल पुथल हो चुकी है। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती आप लोगों को। अगर पूछोगे तो मैं ज़रूर बता दूँगी, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं बता सकती। एंड किसी ने कहा था, मतलब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि मैं फास्टली इस एफ को ख़त्म करूं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस एफ को फास्टली मतलब जल्दी से इसे ख़त्म कर दूं। मतलब जितने भी सीन्स होंगे मैं काट के जल्दी जल्दी ख़त्म करूं एंड फास्ट फॉरवर्ड ले जाऊँ तो ओके। एंड मैं रेगुलर अपलोड करने की कोशिश करूँगी। अब अपनी पूरी कोशिश करूँगी। एंड अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मैं कहती नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कहना पड़ेगा क्योंकि थैंक यू वेरी मच 850 सब्सक्राइबर्स के लिए। एंड आप लोग इसी तरह अपना प्यार बनाए रखो एंड सब्सक्राइब करो। बहुत ही जल्द 1K हो जाएगा एंड चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो इसके लिए आप सभी का थैंक यू वेरी मच।